ओके, सबसे पहले आप ये डिस्क्लेमर पढ़ लें अबाउट दिस ट्रेनिंग। ये एजुकेशनल पर्पस से मैंने ये स्लाइड बनाई है, या जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा इस आज की इस ट्रेनिंग का मतलब है केवल और केवल आपको जानकारी देना, एजुकेशनल जानकारी देना। कंपनी इस बात का कोई दावा नहीं करती है। जो भी यहाँ पर मैं बातें बताऊंगा ये मैं अपने पिछले 7 साल के अनुभव से बता रहा हूँ, आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। तो कंपनी इसमें कोई क्लेम नहीं करती है, कंपनी इसमें कोई दावा नहीं करती है। जो भी मेरी बातें आज मैं प्रोडक्टों के बारे में आपको बताने वाला हूँ, मैं अपने 7 सालों का अनुभव आपको बताने वाला हूँ कि इन 7 सालों में प्रोडक्टों से हमने किस प्रकार से रिजल्ट लिए हैं, और या फिर मेरी अपनी खुद की ओवन सर्च से, ओवन रिसर्च से, ओवन पढ़ाई से, मैंने जो इंटरनेट से पढ़ा है या फिर और किताबों से दाएं बाएं से पढ़ करके जो मैंने जानकारी इकट्ठे की है, एकत्रित की है, वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाने का आज इस ट्रेनिंग के माध्यम से प्रयास करूंगा, जो कि है हमारे प्रोडक्टों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट है उनकी। हमारे प्रोडक्ट हैं जो वेलनेस के प्रोडक्ट हैं, वो वेलनेस के प्रोडक्ट बीमारी को कंट्रोल करने वाले प्रोडक्ट हैं। बीमारी को कंट्रोल करने का सॉरी, बीमारी को होने से बचाने वाले प्रोडक्ट हैं। और अगर किसी को लाइफस्टाइल डिसीज है तो उस लाइफस्टाइल डिसीज में राहत देने वाले प्रोडक्ट हैं, ये क्यूरिंग वाले प्रोडक्ट नहीं है। अच्छा, बार बार इनको प्रोडक्ट प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, इनको मेडिसिन क्यों नहीं कहा जाता है, उसके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, मेडिसिन होती है दो प्रकार की। एक मेडिसिन होती है जो डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की जाती है, करके परचेज की जाती है मेडिकल स्टोर से, जिसे हम प्रेस्क्राइब मेडिसिन कहते हैं। और दूसरे जो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं, या फिर इस प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट जो डायरेक्टली बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप किसी भी दुकान से परचेज कर सकते हो, न तो उसे बेचने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता होती है, ना अपनी दुकान पर रखने के लिए किसी प्रकार की डिग्री की आवश्यकता होती है, और ना ही खरीदने के लिए किसी प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। उन उन उस प्रकार के मेडिसिन वाले प्रोडक्ट्स को कहते हैं सेफ प्रोप्रिएटरी मेडिसिन। यानी कि उसमें जो जो हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया होता है, या उनमें जो कंटेंट का इस्तेमाल किया गया होता है, वो कंटेंट, वो इंग्रेडिएंट इस प्रकार का होता है कि वो साइड इफेक्ट नहीं करता है किसी भी महीने में। जैसे एग्जांपल के तौर पर विक्स की गोली एक प्रकार से हेल्थ सप्लीमेंट है, या फिर खांसी का, खांसी को ठीक करने का एक सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प है खांसी को ठीक करने का, विक्स की गोली। उसमें जिंजर का फ्लेवर होता है, जिंजर का एक्सट्रैक्ट डाला होता है, हनी का एक्सट्रैक्ट डाला होता है, या पेपरमिंट, कुछ भी डाला हुआ होता है। तो कंपनी ये कहती है, जो विक्स बनाती है, विक्स या विक्स जैसी कोई भी गोली बनाती है, तो कंपनी ये कहती है कि आप इसको लेने से आपकी खांसी ठीक हो सकती है। वो दावा नहीं करती है, लेकिन ठीक हो सकती है। इसी प्रकार से जैसे और भी फूड सप्लीमेंट्स हैं, आपकी बात करूं मैं बॉर्नविटा की, हेल्थ सप्लीमेंट कोई भी है, कॉम्प्लेन है, बूस्ट एनर्जी है, ऐसे बहुत सारे कंटेंट हैं, सॉरी, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एक प्रकार से मेडिसिन है, आपकी हेल्थ के लिए काम करते हैं, लेकिन उसमें जो डले हुए इंग्रेडिएंट हैं, उनका जो मेकिंग मेथड है वो इतना सेफ साइड होता है कि उसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए उनको सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन या ओटीसी प्रोडक्ट कहा जाता है। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर। आप काउंटर पर जाकर के जो डायरेक्टली सामान खरीद सकते हैं, उस प्रोडक्ट, वो चाहे फिर हेल्थ का प्रोडक्ट है, उसको उसको परचेज करने के लिए हमारे को किसी लाइसेंस की आवश्यकता, बेचने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता, रखने के लिए किसी डिग्री की आवश्यकता। जैसे एलोपैथिक मेडिसिन अगर आपको रखनी है तो आपके पास में बी फार्मा आपका किया हुआ होना चाहिए, आपका फार्मासिस्ट का आपका डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। या फिर आप मेडिकल स्टोर जब आप खोलते हैं, आपके पास कस्टमर आता है तो उसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, तब जाकर के कोई दवाई दी जाती है। क्यों? क्योंकि एलोपैथ जो मेडिसिन हैं
वो जिस पद्धति से बनती हैं, उनको बनाने में कुछ इस प्रकार के इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया जाता है जिनमें हम केमिकल भी का भी इस्तेमाल करते हैं। वो साइंटिफिक प्रोसीजर है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि केमिकल से मेडिसिन क्यों बनती है, राइट, या फिर किसी ड्रग से मेडिसिन क्यों बनती है। वो एक प्रोसेस है, हम एलोपैथ को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिसिन डॉक्टर की देखभाल में ही लेनी चाहिए, इसीलिए उनको प्रेस्क्राइब मेडिसिन कहा जाता है। आई होप सो मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा कि मेडिसिन दो प्रकार की होती है, एक प्रेस्क्राइब मेडिसिन और दूसरी सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन। सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन को सेफ प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डले होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते हैं। हाँ, इन प्रोडक्टों को प्रिजर्व करने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, क्योंकि जैसे हमारे सपोज दैट कि कोई भी लिक्विड आइटम है, लाइक हमारा कोई इम्यूनोडॉक रस है या ऑर्थोडॉक रस है, अब वो जब तक हर्ब है, वो हर्ब जब तक कच्चा रहेगा या जब तक खुला रहेगा तब तक उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जैसे उसमें आप पानी डाल दोगे, एग्जाम्पल के तौर पर आटा है, आटा अगर ड्राई है तो कभी खराब नहीं होता, अगर एयर टाइट अगर कंटेनर में रखा हुआ है तो कभी उसमें कीड़े नहीं पड़ते, कभी वो खराब नहीं होता। लेकिन आटे में अगर पानी मिला दोगे तो फिर उसको फ्रिज में रखना ही पड़ेगा। क्या मेरा पॉइंट क्लियर है? इसी प्रकार से जब भी हम कोई हर्ब बनाते हैं, फिर वो चाहे स्वे प्रॉपर्टी मेडिसिन हम बनाते हैं, चाहे वो इम्यूनोडॉक बनाते हैं, रस बनाते हैं, या फिर चाहे हम पाउडर बनाते हैं या फिर हम टेबलेट बनाते हैं, तो फिर उसमें पानी डलता है और पानी डलते ही उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। तो वो लाइफ आपकी अधिक समय तक रहे उसके लिए प्रिजर्वेटिव जरूर डाला जाता है हमारे प्रोडक्टों में भी। लेकिन किसके लिए डाला जाता है? प्रिजर्व करने के लिए, ना कि बनाने के लिए। मेकिंग मेथड में केमिकल नहीं डलता, किसमें डलता है? प्रिजर्व करने के लिए। और वो हमारे डिब्बों के ऊपर लिखा हुआ भी है। और वो कितना डलता है? मान लो 1 लीटर की बोतल है तो उसका ये समझ लो 0.001% उसमें प्रिजर्वेटिव डलता है। और ये किसमें कितना डला हुआ है वो क्लियरली बिल्कुल आपके डिब्बे पर लिखा हुआ भी है। और ये सारी चीजें कंपनी अपनी मर्जी से नहीं कर सकती कोई भी, इसके लिए कंपनी को आयुष डिपार्टमेंट से अपना प्रोडक्ट वेरीफाई कराना होता है। अगर हम आयुर्वेदिक हर्बल प्रोडक्ट बना रहे हैं तो हमारे को आयुष डिपार्टमेंट से उस प्रोडक्ट को वेरीफाई कराना होता है कि हमने ये इंग्रेडिएंट इसमें डाला है। और कोई भी गवर्नमेंट बॉडी, चाहे जैसे हमारा फूड सप्लीमेंट है या फिर हमारे वेलनेस प्रोडक्ट हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट बॉडी उसको क्रॉस चेक कर सकती है कि इसमें किसी अन्य प्रकार की मिलावट तो नहीं है। इसीलिए हमारी कंपनी ने अपने खुद के प्रोडक्टों को यूरोपियन लेबोरेटरी से क्रॉस चेक करवाया हुआ है कि इसमें किसी प्रकार की अन्य मिलावट तो नहीं है। और वो सारे प्रोडक्टों की जो वेलनेस के खास करके विशेष प्रोडक्ट हैं, वो उन वेलनेस के प्रोडक्टों को किसमें डाला हुआ है? उनकी रिपोर्ट्स वेबसाइट पर डाली हुई है। जिससे इम्यूनोडॉक है, इम्यूनोडॉक में जो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, त्रिफला, पुनर्नवा या अदरक, तुलसी, मुलेठी या नोनी या फिर एप्पल या अश्वगंधा, और या फिर उसमें जो मिले हुए प्रिजर्वेटिव हैं, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, कोई केमिकल तो नहीं है, कोई ड्रग तो नहीं है। मार्केट में मेरे से लोगों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं कि सर आपका थंडर ब्लास्ट इतना अच्छा रिजल्ट कैसे देता, कहीं इसमें अफीम तो नहीं मिलाई हुई है? जी हाँ दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए अफीम भी मिलाई जा सकती है अगर कोई बंदा मतलब ये चाहता हो कि मैं ड्रग का इस्तेमाल करूं, राइट। तो हमारे किसी प्रोडक्ट में हैवी मेटल तो नहीं मिला हुआ है, आर्सेनिक वगैरह तो नहीं मिला हुआ है, लिड तो नहीं मिला हुआ है, राइट। तो ये चीजें हैं।
तो ये कौन से प्रोडक्ट हो गए? आई होप सो अब आपको पिक्चर क्लियर होगी कि हमारे सेफ प्रोपर्टी मेडिसिन है या फिर ये ओटीसी प्रोडक्ट है। अब इनका और दूसरी बात ये है, पहला बात तो ये है कि ये सेफ प्रॉपर्टी मेडिसिन है, इनको कोई भी ले सकता है, इनको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि हमें इनकी मार्केटिंग करने के लिए, इनका प्रचार करने के लिए किसी भी डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करते हैं। हमारा काम क्या है? केवल और केवल प्रचार करना, राइट। और प्रचार हेल्थ प्रोडक्टों का तो कोई भी कर सकता है, कोई भी। टीवी के ऊपर आप आए दिन प्रचार सुनते हो, चाहे मूव का आ रहा है, चाहे बॉर्नविटा का आ रहा है, चाहे विक्स का आ रहा है, या पैरासिटामोल का भी प्रचार आ रहा है, या क्रोसिन का भी प्रचार आ रहा है कि फलानी दवाई बुखार के लिए बहुत अच्छी। आता नहीं आता? वो लेने के लिए नहीं कहते हैं, वो सिर्फ प्रचार करते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि आपका रोल क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टों के बारे में सही इंफॉर्मेशन दें लोगों को। आप लोगों को इंसिस्ट ना करें लेने के लिए कि आपको ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ प्रमाण दिखाने हैं कि ये देखिए, इन्होंने शरद सर ने अपनी एलर्जी के लिए प्रोडक्ट लिए थे और इनको आराम है। और बाकी आयुर्वेद से साइड इफेक्ट होता नहीं है, ये जग विदित है, ये सबको पता है। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? तो हम हमारे कौन से प्रोडक्ट हैं, हमारा क्या काम है। बहुत सारे क्वेश्चंस मन में होते हैं कि सर इसमें भी तो केमिकल है, हम केमिकल फ्री प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट हैं, डेफिनेटली हैं, लेकिन वो प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया गया है, जिनका कि साइड इफेक्ट ना, मतलब साइड इफेक्ट नहीं होता है, जो प्रिजर्वेटिव जितना इस्तेमाल किया गया उसके हिसाब से। और वो तो मतलब अगर हम कोई भी फूड फूड भी अगर मार्केट से ले रहे हैं, बंद पैकेट कोई भी फूड ले रहे हैं, तो उसमें प्रिजर्वेटिव आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वेलनेस के प्रोडक्टों की। दोस्तों हमारे जो प्रोडक्ट हैं वेलनेस के प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपके हेल्थ को हमारे ठीक रखने के लिए, बीमार होने से बचाने के लिए, अगर हम इनको लेते रहें तो हमारे शरीर से इंटरनल जो ऑर्गन्स है वो सही रहेंगे, डिटॉक्सिफिकेशन होता रहेगा और हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। लेकिन पिछले 7.5 सालों के अंदर इन प्रोडक्टों से, इनसे रिलेटेड जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां भी क्योर हुई हैं। तो मैं वही अनुभव आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। अपने उसी अनुभव से आपको आज बताने वाला हूं कि कौन सा प्रोडक्ट क्या क्या आपको बेनिफिट दे सकता है, किस किस के लिए आप क्या क्या, किस किस प्रॉब्लम के लिए आप क्या क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट की। दोस्तों इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने में हेल्प करता है। इसको आप 5 साल से ऊपर के बच्चे को किसी को भी दे सकते हैं। ये आपके चारों तरफ एक ऐसा नेचुरल ओरा क्रिएट कर देता है जिससे कि आपके ऊपर वायरल अटैक नहीं होता है। अगर वायरल अटैक होता भी है, वायरल इन्फेक्शन होता भी है आपको, तो आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके अलावा ये गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, अस्थमा, साइनस, इन सारी चीजों में भी ये हेल्प करता है। इसको हम डायबिटीज के अलावा, डायबिटीज के रोगी के अलावा, अगर कोई डायबिटिक है तो उसके अलावा हम हर किसी इंसान को इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं जिसकी उम्र 5 साल से ऊपर है। हाँ, जो मात्रा है वो कम ज्यादा हो जाएगी। अगर बच्चा 5 साल से आपका 15 के बीच में है तो हम उसे 5 से 10 ml ही रखें, और अगर 15-18 साल से ऊपर का है तो हम 15 ml से 20 ml तक उसको दे सकते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है, इसका नाम इम्यूनोडॉक क्यों है, या फिर ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को हमने इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने वाला या इम्यून सिस्टम को बढ़ाने वाला प्रोडक्ट हमने क्यों कहा है।
दोस्तों इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं आप उनको उनकी उनका गुण आप समझो, उनका गुण क्या है। इसमें जो कंटेंट है, एलोवेरा है, त्रिफला है, कुकुम फ्रूट है, तुलसी की पत्तियां हैं, गिलोय है, अश्वगंधा है, पुनर्नवा है या एप्पल, ये सारी चीजें हम जब लेते हैं डेली रूटीन में, आप इस प्रोडक्ट को मत लो। आप ये जो हर्ब्स है, अगर आप ये हर्ब्स डेली परचेज करके अगर आप डेली भी अपने घर में इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है। आपको पता है कि एलोवेरा आपकी आंतों को, इंटेस्टाइन को स्मूथ करने का काम करता है, राइट। त्रिफला कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके डिटॉक्सिफिकेशन के लिए सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है, राइट। पुनर्नवा अगर आपने नाम सुना हो, तो पुनर्नवा जो है वो एक ऐसा हर्ब है जो लीवर की एफिशिएंसी बढ़ाता है। लीवर अगर आपका फैटी हो रहा है, लीवर अगर आपका डैमेज हो रहा है, तो उस लीवर को प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है। और ये जानकारी आप कहीं से भी ले सकते हैं। आप इंटरनेट पर डालिए व्हाट इज द पुनर्नवा और व्हाट इज द यूसेज ऑफ पुनर्नवा, तो इसके जो स्पेशलिस्ट है, मतलब जिन्होंने आयुर्वेद पढ़ा है, वो सब आपको एक एक हर्ब्स के बारे में बता देंगे। आपने और मैंने तो बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, लेकिन इसकी तो पढ़ाई भी होती है ना प्रॉपर। जो आयुर्वेद पढ़ते हैं वो लोग तो हर एक प्लांटेशन के बारे में पढ़ते भी हैं। जैसे आप पतंजलि के जो सीईओ हैं बालकृष्ण आचार्य, आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो आपको वहां से बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। वो एक एक हर्ब के बारे में बताते हैं, राइट। तो हमारा ये इम्यूनोडो वो कैसे काम करता है, एलोवेरा, त्रिफला और पुनर्नवा आपके डाइजेशन सिस्टम पर काम करता है। अदरक, तुलसी, मुलेठी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काम करता है। गिलोय वायरल अटैक से बचाता है आपको। एलर्जी इन्फेक्शन, बाहरी इन्फेक्शन से आपको जो शरीर में जो एलर्जी होती है उससे बचाता है। वायरल अटैक से आपको बचाता है। अश्वगंधा आपकी मेंटल हेल्थ को इनहेंस करता है, फिजिकल हेल्थ को इनहेंस करता है। एप्पल आपके बचपन से आप सुनते आ रहे हो कि रोज का एक सेब खाने से आप डॉक्टर से दूर रह सकते हैं, तो उसमें कुछ तो मेडिकली गुण होंगे, राइट। उसमें आपका फॉलिक एसिड होता है, आपका ब्लड हीमोग्लोबिन कंट्रोल रहता है, राइट। और भी बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट होते हैं, क्लियर है। उसके बाद में इसमें आपका नोनी की मात्रा भी है। तो नोनी क्या करता है, नोनी आपके शरीर से कोकुम फ्रूट, सॉरी कोकुम फ्रूट के बारे में बताता हूँ आपको, नोनी नहीं, कोकुम फ्रूट के बारे में बताऊं। कोकुम फ्रूट क्या करता है, कोकुम फ्रूट नींबू की तरह काम करता है। इसका जो गुण होता है वो विटामिन सी प्रोड्यूस करना होता है। तो कोकुम फ्रूट लिटरली आपका साउथ साइड में होता है, ये विटामिन सी प्रोड्यूस करता है। तो ये शरीर से डिटॉक्सिफिकेशन करता है, राइट। फैट कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करता है। अगर कोई व्यक्ति केवल इम्यूनोडॉग भी लेता रहे ना, तो मोटापा भी कंट्रोल हो जाता है इससे, डाइजेशन अगर अच्छा हो जाए तो। देखिए सारी बीमारियां कहां से हो रही है शुरू, पेट से हो रही है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा तो कहां से बढ़ेगा, क्यों क्यों बढ़ा, क्योंकि डाइजेशन खराब हुआ। अगर फैट बढ़ा तो क्यों बढ़ा, क्योंकि डाइजेशन खराब हुआ। अगर डायबिटीज हुई तो क्यों बढ़ी, क्योंकि डाइजेशन खराब हुआ। अगर आपके घुटनों में ग्रीस बनना बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ, क्योंकि डाइजेशन खराब है। अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो गया, अगर आपके दिमाग में क्लॉटिंग होने लगी, ब्रेन में नसों में अगर क्लॉटिंग होने लगी, खून जमने लग गया, तो क्यों जमने लग गया, क्लॉटिंग क्यों होने लग गई, उसके पीछे कारण क्या रहा, सारा इश्यू डाइजेशन है, सारा इश्यू डाइजेशन है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, न्यूरो सिस्टम, अगर ये तीनों तंत्र अगर सही है तो फिर आपको रोग होगा ही नहीं ना कभी। और चौथा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वो है क्या, आपका इम्यून सिस्टम। अब ये तीनों चीजें सही है तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार है, फिर आपको कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। अब इसको डायबिटीज के रोगियों को क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि जस्ट बिकॉज इसमें एप्पल का एक्सट्रैक्ट है,
और एप्पल का एक्सट्रैक्ट होने की वजह से हम डायबिटीज के रोगी को इसलिए नहीं देते हैं कि एकदम से उसका डायबिटीज लेवल हाइक हो सकता है, बढ़ सकता है। हालांकि सेब खाने से डायबिटीज नहीं होता, लेकिन डायबिटीज लेवल उसका एकदम से इनहेंस हो सकता है, उसको डर लग जाएगा कि मेरा डायबिटीज लेवल बढ़ कैसे गया। और बाकी आप किसी को भी इसको दे सकते हैं। और इस प्रोडक्ट को हमारे को हर एक प्रॉब्लम के साथ में देना चाहिए, हर एक प्रॉब्लम। गायनिक प्रॉब्लम हो तो भी देना चाहिए, जॉइंट प्रॉब्लम हो तो भी देना चाहिए, कमर में दर्द हो तब भी देना चाहिए, और उसके अलावा आपको गैस्ट्रिक डाइजेशन प्रॉब्लम, इनमें तो आपको देना ही देना चाहिए। इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि आप इस प्रोडक्ट को जब लेंगे तो आपका डाइजेशन बेहतर रहेगा, और दूसरा इसके साथ में जो आप प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट देंगे, जैसे आप दे रहे हैं किसी को ऑर्थोडॉक और आप दे रहे हैं किसी को थंडर ब्लास्ट, तो ऑर्थोडॉक और थंडर ब्लास्ट में जो इंग्रेडिएंट हैं वो आगे मैं बताऊंगा, वो बहुत उनकी जो तासीर है, तासीर मतलब उनका जो गुण है वो बहुत गर्म है। जैसे ऑर्थोडॉक्स के अंदर जो हल्दी है या फिर मेथी है, राइट, या हड़जोड़ है या सलाई गुगल है, तो इनकी जो तासीर है वो गर्म है। तो अगर कोई व्यक्ति ऑर्थोडॉक, थंडर ब्लास्ट, कार्डियोडॉक 3-4 प्रोडक्ट एक साथ ले रहा है तो उसको गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने महसूस भी किया होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट देने के बाद में लोग आपसे शिकायत करते हैं कि यार पेट ना भारी भारी सा लगे रहता है, गैस बने रहती है, या पूरे दिन मतलब जो है कि फाट करते रहता हूँ, मतलब पाद मारते रहता हूँ, या फिर कुछ लोगों का पेट भी खराब हो जाता है, गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लग जाता है। उसके पीछे कारण यही है कि उनका डाइजेशन पुअर है, और वो जो प्रोडक्ट आपने दिए हैं वो प्रोडक्ट को पचाने लायक उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अभी नहीं है। इसलिए साइड में इम्यूनोडॉक या लिवोडॉक दोनों में से एक प्रोडक्ट जरूर देना है। इम्यूनोडॉक देने के पीछे दूसरा एक प्लस पॉइंट क्या है, हम लिवोडॉक भी दे सकते हैं, लेकिन इम्यूनोडॉक के पीछे देने दूसरा दूसरा कारण क्या है कि इम्यूनोडॉक लेने से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। शुरुआत में जब हमारे पास प्रोडक्ट कम थे तो इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट से टीबी भी कंट्रोल हुई है, इसके भी हमारे पास वो प्रमाण है। टीबी जैसा रोग, जो बोन टीबी होती है, हड्डियों में जो टीबी हो जाती है, इम्यूनोडॉक प्रोडक्ट के इस्तेमाल मात्र से लोगों की टीबी भी ठीक हुई है, ऐसे प्रमाण भी हमारे पास हैं। शायद आपको अगर आप ढूंढोगे तो यूट्यूब पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएंगे। इम्यूनोडॉक के अंदर वो ताकत है दोस्तों कि अगर आप एक एचआईवी पेशेंट को भी अगर आप इस प्रोडक्ट को देते हो, अगर वो भी इस प्रोडक्ट को लाइफ टाइम लेता रहे तो उसकी इम्यूनिटी में बढ़ोतरी हो जाती है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि इम्यूनोडॉक के क्या यूसेज है। उसको लेने का जो तरीका है, खाना खाने के 1 घंटे बाद, अगर मैं सिंगल प्रोडक्ट किसी को दे रहा हूं तो हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि खाना खाने के 1 घंटे बाद ही सामने वाला कोई व्यक्ति प्रोडक्ट का इस्तेमाल करे। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है कि जो खाना मैंने खाया है उस खाने को पचने में कम से कम 1 घंटे का समय लगेगा, मिनिमम 1 घंटे का समय। अगर खाना पच गया है उसके बाद में अगर मैं कुछ भी ऊपर से लेता हूँ तो खाने का रिजल्ट मुझे उस 1 घंटे में मिल चुका होगा। उससे जो एंजाइम्स मिलने हैं वो एंजाइम्स मेरी बॉडी के ऑर्गन्स में जहां जहां जाने वहां जा चुके होंगे, प्लस जो मतलब टॉक्सिन्स जो निकलने वाले हैं वो एक साइड में जा चुके होंगे, राइट। अब 1 घंटे बाद में जब मैं कोई भी मेडिसिन लेता हूँ, चाहे मैं आपके ये लूँ फूड सप्लीमेंट लूँ या फिर मैं एलोपैथिक मेडिसिन लूँ, तो अब उस मेडिसिन का असर अलग पड़ेगा, राइट। हालांकि एलोपैथिक मेडिसिन भी ऐसे लेनी चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन भी आपका खाना खाने के बाद अगर आप लेंगे, तुरंत लेंगे, तो आपके डाइजेशन सिस्टम में गड़बड़ाहट आएगी आएगी। अगर आप थोड़ा देर बाद रुक करके लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, बिना आपके शरीर को नुकसान पहुंचे। इसीलिए 1 घंटे बाद लेना चाहिए। आप 15 से 20 ml सुबह शाम दोनों ले सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, राइट। ओके। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है डाइबोडर।
दोस्तों डायबोडॉग जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर हमने करेला, जामुन, गुरु प्रथा, गुरमान, त्रिफला, इन हमने 5 हब्स का इस्तेमाल किया है। अब ये हब्स तो आप मार्केट से भी खरीद सकते हो ना। देखिए आज की डेट में हम बाजार से कोई भी मेडिसिन लेकर के आते हैं डायबिटीज की, तो वो उसका परमानेंट विकल्प तो है नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं आप? डायबिटीज को थोड़ा सा आप सीरियसली समझना। डायबिटीज को आप हल्के में मत लेना, डायबिटीज को मजाक में मत लेना। डायबिटीज बहुत सीरियस सब्जेक्ट है। देखिए डायबिटीज क्या होती है, पहले आप इस बात को समझो। डायबिटीज पहली बात तो 2 प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 होती है बच्चों में बाई बर्थ, जिनमें बच्चों में बचपन से ही इंसुलिन नहीं बनता है, यानी कि उनकी जो पेनक्रियाज होती है वो सक्रिय ही नहीं हो पाती है। अब थोड़ा सा आप ह्यूमन एनाटॉमी को समझना, ये पेनक्रियाज और इंसुलिन जो शब्द मैंने इस्तेमाल किए इनको समझो। देखिए लीवर के जस्ट पीछे एक ग्रंथि होती है जिसे हम कहते हैं पेनक्रिया। हम जो भी खाना खाते हैं, हमने रोटी खाया, चावल खाया, मछली खाई, सब्जी खाया, शुगर खाया, या फिर हमने कोई भी जंक फूड खाया, वो जब जैसे लीवर में जाता है, मतलब इंटेस्टाइन में जाता है, तो उसके बाद में जो हमारा लीवर है वो हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन होता है। भोजन जैसे हमारे इंटेस्टाइन में, हमारे आहार नली से इंटेस्टाइन में उतरता है, तो लीवर अपने ऑर्गन्स को, सभी ऑर्गन्स को अलग अलग काम करने के लिए दे देता है कि तेरा काम खाने को तोड़ने का है, तेरा काम खाने को पचाने का है, तेरा काम है प्रोटीन को यहाँ भेजना, तेरा काम है व्हाइट लिक्विड को यहाँ भेजना, विटामिन को यहाँ भेजना, जिंक को यहाँ भेजना। राइट। इसी प्रकार से एक सिग्नल क्रिएट होता है पेनक्रिया के लिए कि देख इसमें से ना शुगर बहुत बनने वाला है, इस खाने से शुगर बहुत बनने वाला है, और तू एक काम कर कि तू इंसुलिन बना। ये कुदरत का सिस्टम है, ये कुदरत का सिस्टम है, नेचुरल का सिस्टम है, नेचर का सिस्टम है। राइट। तेरा काम है। हाँ रेडमी 8 क्या हो गया? तो तेरा काम है इंसुलिन बनाना। इंसुलिन क्या करेगा कि हम जितना भी खाना खा रहे हैं ना, वो इतनी अधिक मात्रा में शुगर प्रोड्यूस हो जाता है उससे कि अगर वो हमारे ब्लड में या हमारी पूरी बॉडी में अगर वो निकल जाए, मतलब अगर उसका स्राव हो जाए, तो हमारी ऑन द स्पॉट हम कोमा में जा सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं, हमारी यूरिन में ब्लड आ सकता है, हमारी आंखों से ब्लड आ सकता है, हमारे साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है। जितना शुगर हमारे खाने से बनता है, अगर उतना शुगर सीधे के सीधे अगर हमारे ब्लड में आ जाए, तो हमारी यूरिन में चला जाए, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाले ने एक सिस्टम बनाया हमारे शरीर में, पेनक्रिया। रिमूव करना कौन है? रेडमी 8। सर बाहर भेजो उसको, वेटिंग रूम में डालो उसे, और जब तक कॉल करके नहीं आता तब तक ज्वाइन मत कराना। तो पेनक्रिया क्या काम है? इंसुलिन बनाना। वो इंसुलिन क्या करता है? सोखते का काम करता है, कि जितना भी शुगर बना हुआ है उस शुगर को सोखने का काम कर देता है, सुखा देता है, सोखता है, वो फॉर्म है। और उतना ही शुगर हमारे शरीर में भेजता है, हमारी रक्त सिराओं में भेजता है, जितनी हमारे को जरूरत है। ये कुदरत ने हमारे शरीर में सिस्टम बनाया। अब 2 प्रकार की डायबिटीज है। पहली डायबिटीज है टाइप 1, जो बचपन से बाई बर्थ, जिन बच्चों की पेनक्रियाज डेवलप ही नहीं होती है, उनके इंसुलिन ही नहीं बना पाती है उनकी पेनक्रिया, तो ऐसे बच्चों को लाइफ टाइम इंसुलिन लगेगा। ऐसे बच्चों को अगर हम भी अपना प्रोडक्ट देंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा, उनको ये भी लाइफ टाइम ही लेना पड़ेगा। राइट। तो आप किसी को आश्वासन देना ही मत कभी, टाइप 1 डायबिटीज का कोई पेशेंट आता तो। हाँ, अगर वो इंसुलिन ले रहा है ना, तो उसका इंसुलिन कम हो सकता है, क्योंकि इंसुलिन की पूर्ति जो आर्टिफिशियल इंजेक्शन लग करके कर रहा है, वो काम तो हमारा करेला कर देगा,
वो काम तो हमारा गुड़ पथा कर देगा, गुड़ मार कर देगा। जो इंग्रेडिएंट हमने इसमें डाले हैं डायबोडॉक में, वो आर्टिफिशियल इंसुलिन का ही तो काम कर रहे हैं। वो पैनक्रियाज को रीजनरेट नहीं कर सकते। पैनक्रिया क्या एक ग्रंथि है, उसकी कोशिकाएं डैमेज हैं, उसकी कोशिकाएं सक्रिय नहीं है, वो मरी हुई, अंदर मरा हुआ आपका ग्रंथि है, ग्लैंड है, डेड ग्लैंड है वो। तो वो कभी भी इंसुलिन जनरेट कर ही नहीं सकती है। इसीलिए उस बच्चे को आर्टिफिशियल इंसुलिन लेना ही पड़ेगा। तो अब यहां पर आप जब उसको डायबोडॉक देते हैं बच्चे को, ऐसे बच्चे को, तो उस बच्चे का इंसुलिन कभी बंद नहीं हो सकता। हम इस बात की कोई आश्वासन भी नहीं दे सकते। उसकी डायबिटीज तो कभी ठीक हो ही नहीं सकती है, उसको तो लाइफ टाइम उसके साथ चलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हमारे प्रोडक्ट लेने से उसके इंसुलिन बंद हो सकते हैं। अब वो लेता है या नहीं लेता है, ये उसके फादर की फाइनेंशियल कंडीशन पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंसुलिन आ जाते हैं सस्ते और हमारा प्रोडक्ट आता है महंगा। अब अगर उसके फादर को यह समझ में आता है कि इंसुलिन के साइड इफेक्ट हैं, क्योंकि जो बच्चे बचपन से इंसुलिन ले रहे हैं, आगे चल करके जब वो यंग एज पे आते हैं तो उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, धीरे धीरे वो कमजोर होते जाते हैं, मतलब पूरी लाइफ वो अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो अगर वो हमारा डायबोडॉक लेता है, साथ में लीवोडॉक लेता है, साथ में किड्स डॉक लेता है, तो हो सकता है उसका इंसुलिन परमानेंटली छूट जाए, लेकिन हमारे प्रोडक्ट तो तब भी उसको कंटिन्यू करने ही पड़ेंगे। ये हो गया टाइप 1 का मैटर, डायबिटीज का। अब आते हैं टाइप 2 के मैटर पर। टाइप 2 जो मैटर होता है, ये बढ़ती एज के साथ में होता है। जब हम टीन एज में होते, किशोरावस्था में होते, किशोरावस्था तक होते हैं, तो तब तक हम लोग धीरे धीरे अपना गलत खान पान खा पी करके, हमारे शरीर में जब तक ताकत है तब तक तो हमारा खाना पच जाता है। लेकिन अब धीरे 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 हमारे सभी ऑर्गन कमजोर होने लग जाते हैं। डायबिटीज एक दिन में नहीं होती है, ये तकरीबन 30 साल का डिपॉजिट होता है। लगभग 30-35 साल के बाद में किसी को डायबिटीज डिटेक्ट होती है। तो पैनक्रियाज धीरे धीरे कमजोर हुई है। अभी इसके मतलब ये इंसुलिन प्रोड्यूस तो कर रही है, लेकिन ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ज्यादा शुगर आने लग गया। इसे टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। आपके गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल की वजह से पैनक्रियाज जितना इंसुलिन प्रोड्यूस कर सकती थी, उतना आप प्रोड्यूस कर नहीं पा रही है, या फिर आप एक्सेस मात्रा में शुगर ले रहे हैं। जैसे एक तो रूटीन में आप शुगर ले रहे हैं, सुबह चाय में आपने 1 चम्मच शुगर ले लिया, रात को आपने दूध में 1 चम्मच शुगर ले लिया, उसके अलावा रोटी खा रहे हैं तो भी शुगर बनेगा, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। अगर आप चावल खा रहे हो तो भी शुगर बनेगा। अब एक्स्ट्रा शुगर किसे कहेंगे? एक्स्ट्रा शुगर कहेंगे जब आपने कोल्ड ड्रिंक पी, जब आपने ब्राउनी खाई, जब आपने चॉकलेट खाई, तो वो क्या हो गया? एक्स्ट्रा शुगर हो गया। तो एक्स्ट्रा शुगर हो गया, तो आप जब आपने शराब पिया, जब आपने नॉनवेज खाया, आपके शरीर में फैट डिपॉजिट होने लग गया। अब ये सब की वजह से आपके शरीर में शुगर की मात्रा अधिक बढ़ने लग जाएगी। मोटा आदमी है, डेफिनेटली उसको शुगर होगा, शुगर है डेफिनेटली मोटा हो जाएगा। जिसके शरीर में फैट डिपॉजिट है, इसका मतलब उसको शुगर है, या नहीं है तो हो जाएगा। और अगर किसी को शुगर है तो यकीन मानिए वो एक दिन उसके शरीर में फैट डिपॉजिट हो जाएगा। दोनों बातें रिलेटेड है। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, मेंस पावर कम हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा। शुगर इतनी खतरनाक बीमारी है, राइट? तो अब उसके लिए क्या करता है इंसान? उसके लिए आर्टिफिशियल इंसुलिन लेता है या फिर दवाई गोली लेता है। अब गोलियों के नुकसान बहुत हैं, और मुझे नहीं पता नुकसान है या नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी खाई नहीं है। लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है कि अमेरिका का एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, अमेरिका के किसी कॉलेज ने, मेडिकल इंस्टीट्यूट ने
किसी कंपनी की दवाइयां वापस मंगवाई क्योंकि उसके लेने से कैंसर हो रहे हैं, वो दवाई लेने से कैंसर हो रहे हैं। मुझे तो नहीं पता, मैं तो डायबिटिक हूं नहीं, राइट। लेकिन एलोपैथिक मेडिसिन से अगर साइड इफेक्ट होते हैं और अगर आप आयुर्वेद पर आना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। क्योंकि जो आर्टिफिशियल इंसुलिन आप दवाई या इंसुलिन के तौर पर, आप इंजेक्शन के तौर पर आप बाहर से ले रहे हैं, वो चीजें तो आपको नेचुरल हर्ब से मिल सकती हैं, जो हम आपको बना करके दे रहे हैं। करेला, एलोवेरा, गुड़पथा, गुड़मार, ये पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन हम आपको बना करके दे रहे हैं। यही तो आर्टिफिशियल इंसुलिन का काम करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल डिसीज को ठीक रखें, अगर आप अपना खान पान ठीक रख सकें, अगर आप डाइजेशन ठीक रख सकें, अगर आप रात को नॉनवेज लेना बंद कर दें, ड्रिंक करना बंद कर दें, सुबह शाम 5 किलोमीटर अगर आप वॉक करना शुरू कर दें, सुबह खाली पेट चाय पीना बंद कर दें, मीठा कम कर दें, तो यकीन मानिए एक दिन हमारे भी प्रोडक्ट बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाएगा और आप एक शुगर फ्री, एक नॉर्मल लाइफ, आप नॉर्मल इंसान की तरह, पर्सन की तरह एक जीवन आप जी पाओगे, राइट। तो ये है डायबिटीज और ये है डायबोडॉक का काम। अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है मेरे दोस्त, ध्यान में रखने वाली बात ये है आपको कि आपका बेशक चाहे डायबिटीज पूरी तरह से कंट्रोल हो गया हो, लेकिन आपको किसी को भी ये नहीं कहना है कि आपकी डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। आपके घर में बेशक कंट्रोल हो गई हो, लेकिन आपको किसी को ये नहीं कहना कि डायबिटीज कंट्रोल हो जाएगी। क्यों? आज आपको समझ में आ गया होगा कि डायबिटीज होती क्या है। अब मान लो कि मैंने डायबिडॉक ले लिया, 2 महीने 3 महीने लिया और मेरा डायबिटीज कंट्रोल हो गया। मैंने 3 महीने शराब नहीं पी, 3 महीने मैंने नॉनवेज नहीं खाया, 3 महीने मैंने जंक फूड नहीं खाया, 3 महीने मैंने ब्राउनी नहीं खाया, चॉकलेट नहीं खाया, और 3 महीने बाद में फिर वापस शुरू कर दूंगा, तो मुझे बताइए क्या मेरी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी? नहीं रहेगी ना। तो डायबिटीज को अगर कंट्रोल किया जा सकता है तो केवल और केवल एक तरीके से, और वो है लाइफस्टाइल को ठीक करके। तो अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल कर सकते हो तो आप ये प्रोडक्ट लें, 3 महीना 6 महीना साल भर, यकीन मानिए आपका जो अंग्रेजी दवाई या इंसुलिन आप ले रहे हैं वो आपका पूरी तरह से छूट सकता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। और उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि हमारे प्रोडक्ट क्या आपको लाइफ टाइम लेने होंगे, तो हमारे प्रोडक्ट भी आपके परमानेंट छूट सकते हैं अगर आप इन 3 महीने 6 महीने साल भर में अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल में कर लें और एक डिसिप्लिन लाइफ अगर आप जिए, तो यकीन मानिए आप डायबिटीज फ्री आप लाइफ जी सकते हैं। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? और डायबिटॉक जो लेने का जो तरीका है, वो तरीका क्या है? वो तरीका है दोस्तों आपका डायबिटॉक को लेने का कि आपको डायबिटॉक खाली पेट लेना है, 15 से 20 ml सुबह सुबह खाली पेट। डायबिटॉक सबसे पहले उठते ही बिना कुल्ला किए सबसे पहले डायबिटॉक लेना है, 15 ml या 20 ml, और शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले। ध्यान रखें हमारे हर प्रोडक्ट के साथ में ऊपर से गुनगुना पीना पानी पीना जरूरी है। गुनगुना पानी पीने से जो इसके डाइल्यूशन है, जो इसको घुलने की क्षमता है वो अधिक हो जाती है, जल्दी घुल जाता है और जल्दी इससे रिजल्ट आता है। पानी ज्यादा नहीं पीना, आधा गिलास बहुत है। क्लियर है? ओके। ये है डायबिटॉक लेने का तरीका। डायबिटीज के साथ में और भी हम प्रोडक्ट दे सकते हैं, ये डिपेंड करता है सामने वाले के सेहत के ऊपर कि उसको और क्या प्रॉब्लम है। जैसे अगर उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, डायबिटीज के रोगी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके साथ में हम क्या दे देंगे? त्रिफला दे देंगे। डायबिटीज के रोगी को जिनकी भी उम्र 40-45 साल है, उनकी धीरे धीरे शरीर में शिथिलता आ जाती है, मतलब वीकनेस आ जाती है, थकान रहती है आमतौर पर, तो उनको हम साथ में थंडर ब्लास्ट दे सकते हैं और पंच तुलसी दे सकते हैं। पंच तुलसी लिटरली बहुत सारे बेनिफिट हैं उसके। तो थंडर ब्लास्ट और पंच तुलसी क्या करते हैं? ब्लड को प्यूरिफाई करते हैं, पहला काम। अभी जब इनका
नाम इनके बारे में बताऊंगा तब और डिटेल में बता दूंगा। दूसरा क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन। क्या प्रॉब्लम है सुरजीत? दूसरा क्या है कि ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। अब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। तो खास करके पुरुषों के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि 40-45 साल के बाद में जो मेंस पावर है, यानी कि जो मैरिड लाइफ है, वो कमजोर हो जाती है या ना के बराबर हो जाती है, खास करके डायबिटिक रोगों की, डायबिटीज वाले लोगों की। तो उसके साथ में थंडर ब्लास्ट हमारे को देना है। महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं, थक जाती है, घर का काम नहीं कर पाते हैं, उसके लिए भी हम डायबोडॉक के साथ में थंडर ब्लास्ट दे सकते हैं। आई होप तो आप समझ गए होंगे डायबोडॉक, त्रिफला, थंडर ब्लास्ट और पंचतुलसी। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है ऑर्थोडॉक। ऑर्थोडॉक के अंदर जो इंग्रेडिएंट है, सलाई गुगल है, निरगुड़ी है, मलाकांगनी है, रसना टेस्ट के लिए ताकि बहुत ज्यादा कड़वा ये ना हो, मेथी है, हटजोड़ है, हल्दी है और एलोवेरा है। ये सारी चीजें दोस्तों हमारे 10 ml में इतने सारे कंटेंट हमारे डले हुए हैं। देखिए, हड्डी की प्रॉब्लम है, चाहे घुटनों का दर्द है, चाहे जोड़ों का दर्द है, चाहे कमर दर्द है, इसके साथ में क्या कॉम्बिनेशन देते हैं, हम सीधे उस पर मुद्दे पर बात करते हैं। अगर किसी को घुटनों में जिसे कहते हैं ग्रीस खत्म हो गया है या व्हाइट लिक्विड खत्म हो गया है, सेमिनाइल फ्लूइड एक्चुअल में इसका टर्म होता है, सेमिनाइल फ्लूइड अगर खत्म हो गया है तो इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक और क्लोरोडॉक, ये 3 प्रोडक्ट हमारे को देने हैं। लिख लीजिए आप। अगर किसी को जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है तो इम्यूनोडॉक, ऑर्थोडॉक, क्लोरोडॉक और उसके अलावा हमारे को देना है मोरीडॉक, मोरीडॉक कैप्सूल। और अगर किसी को कैल्शियम की कमी है तो हमें उसे साथ में देना है काउसीडॉक कैप्सूल। और अगर किसी को जोड़ों के दर्द के साथ साथ पूरा बदन दर्द करता है, पूरे शरीर में थकान रहती है, तो हमें उसे साथ में देना है वीटाडॉक कैप्सूल। क्लियर है? अब अगर किसी के पास में समय की कमी है या बजट की कमी है, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा हो गए, 3 तो लिक्विड हो गए लेने वाले, और हर प्रोडक्ट को हम ये कहते हैं कि एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट के बीच में आधे घंटे का गैप होना चाहिए, तो उस कंडीशन में आप क्लोरोडॉक को स्किप कर सकते हैं, क्लोरोडॉक को आप छोड़ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या देना चाहिए? अगर आप इम्यूनोडॉक दे रहे तो इम्यूनोडॉक के साथ में आपने ऑर्थोडॉक दे दिया, और उसके साथ में आपने मोरीडॉक कैप्सूल, मोरीडॉक कैप्सूल स्पेशली डायबिटीज और अर्थराइटिस, ये दोनों में, मतलब वैसे तो मोरीडॉक बहुत सारे मल्टीपर्पज प्रॉब्लम के लिए काम करता है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लो कि डायबिटीज और इसके लिए, अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मोरीडॉक कैप्सूल। उसके बाद काउसीडॉक कैल्शियम युक्त प्रोडक्ट हो गया, उसके मतलब कैल्शियम उसका प्लस पॉइंट हो गया है, तो उसमें मल्टी वाइटामिन, लेकिन कैल्शियम उसकी वो हो गई आपके यूएसपी हो गई। उसके बाद में वीटाडॉक, अगर आपके शरीर में वाइटामिन भरपूर है ना, तो आपके शरीर एनर्जाइज रहता है, और एनर्जाइज रहता है तो छोटा मोटा दर्द आपको महसूस भी नहीं होता है, इसलिए हम वीटाडॉक कैप्सूल रिकमेंड करते हैं। अब सामने वाले की आपको परिस्थिति देखनी है, प्रोस्पेक्ट की, कस्टमर की, कि उसको प्रॉब्लम क्या क्या है, उस प्रॉब्लम के मुताबिक आप प्रोडक्ट को घटा या बढ़ा सकते हैं। क्लियर है? आप इम्यूनोडॉक की जगह सीबकडॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबकडॉक का इस्तेमाल क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सीबकडॉक के अंदर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए तो क्षमता है ही है। सीबकडॉक की जो यूएसपी है, सीबकडॉक की जो ताकत है, वो ताकत क्या है? वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है। तो अगर मान लो मेरा डाइजेशन ठीक है, मेरा डाइजेशन ठीक है, तो इम्यूनोडॉक की बजाय मुझे ऑर्थोडॉक के साथ में आपको सीबकडॉक देना चाहिए, क्योंकि सीबकडॉक में इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा हल्दी भी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा हल्दी भी है। अब बात करते हैं क्लोरोडॉक क्यों देना चाहिए। क्लोरोडॉक के अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं, क्लोरोडॉक की जो ताकत है, वो ताकत ये है कि उसमें मिनरल्स बहुत हैं, उसमें खनिज बहुत हैं। और वो क्यों है, वो क्लोरोडॉक पे आगे बताऊंगा। क्लोरोडॉक एक ऐसा प्रोडक्ट है
जो आप किसी भी बीमारी में दे देना, वो उस बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा, ये शरीर में ताकत देगा। फ्लोरोडॉल। ओके, तो लेने का तरीका, अगर आप 3 प्रोडक्ट साथ में दे रहे हैं तो एक प्रोडक्टों के बीच में आधे आधे घंटे का गैप होना चाहिए। कैप्सूल अगर आप ले रहे हैं, एक कैप्सूल अगर आप ले रहे हैं तो सुबह शाम दो दो कैप्सूल ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको दो तरह की कैप्सूल या 3 तरह की कैप्सूल अगर आपको लेनी पड़ रही है, तो फिर आपको कैप्सूल की क्वांटिटी कम कर देनी चाहिए, जिससे कि आपके पेट में गैस ना बन जाए। ये सारे प्रोडक्ट लेने से सिर्फ एक चीज होगी, अधिक प्रोडक्ट लेने से सिर्फ एक चीज होगी कि आपके पेट में बहुत सारी चीजें चले गई हैं और आपका डाइजेशन सिस्टम इतना मजबूत है नहीं, और फिर पेट में पटाखे फूटेंगे या फिर पेट आपका भारी भारी लगेगा। दैट्स इट। तो अगर मैं 3 प्रकार की कैप्सूल ले रहा हूं तो मैं सिर्फ इतना करूं, 2 कैप्सूल सुबह ले लूं एक प्रकार की, 2 कैप्सूल दिन में ले लूं दूसरे प्रकार की, और 2 कैप्सूल शाम को ले लूं, 3 प्रकार की, कहानी खत्म। या मैं एक एक कैप्सूल करके भी लेता हूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक दिन में रिजल्ट नहीं देंगी। एटलीस्ट आप किसी भी व्यक्ति को कोई प्रोडक्ट देते हो तो कम से कम 3 महीना और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का समय आप दो। वो पूछता कि कितने दिन में मेरे को रिजल्ट दिखेगा, तो आपको उसको कहना है कि सर आयुर्वेद 45 दिन से लेकर के और 72 दिन में अपना असर दिखाता है। तो आप 3 महीने तो एटलीस्ट आपको प्रोडक्ट मिनिमम लेना ही चाहिए, और इन बिटवीन आप उसका फॉलोअप लेते रहो। उसके बाद जेसी ऑयल, ये आपका दर्द के लिए है, तो आप इसको जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, घुटने दर्द, इसमें तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं। उसके अलावा सर्दी खांसी जुकाम में भी आप इसे जैसे विक्स हम लगाते हैं उसकी तरह हम इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। खास करके बच्चों में, क्योंकि बच्चों को हम दवाई नहीं दे सकते, तो उसके लिए हम उनके छाती में या पीठ में विक्स लगाते हैं, जो कि हार्मफुल होता है डायरेक्टली लगाना। ये जो ऑयल है, इस ऑयल को आप पानी में डाल दोगे तो उसकी भाप अगर रूम में भी है तो आपको सांस वाली प्रॉब्लम में बड़ा आराम मिलेगा। अस्थमा में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम है या कभी आपकी नाक बंद हो जाए या कभी आपको जुकाम लग जाए, तो एक काम करना, एक बर्तन में, पतीले में एक गर्म पानी करना खोलता हुआ, और उसमें 2-4 बूंद जॉइंट क्यूरेटर ऑयल की और 2 बूंद पंचतुलसी की डाल करके और गर्म कपड़ा लेकर के भाप ले लेना। आपके अंदर तक का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम ना साफ हो जाएगा, कफ पूरा बाहर निकल के आ जाता है। प्रैक्टिकल है। कोरोना की सबसे बड़ी दवाई है ये जॉइंट क्यूरेटर ऑयल और पंचतुलसी। इसका भाप लो, सिस्टम अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम साफ रखो। जुकाम है, कंजेशन है आपको छाती में, या आप वैसे ही अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप क्लीन करना चाहते हो, ये काम कर लेना। जॉइंट ऑयल और पंचतुलसी। गाइनोडॉल। गाइनोडॉल दोस्तों वैसे तो एक जनरल टॉनिक है। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट केवल और केवल एक जनरल हेल्थ के लिए है, कि महिलाओं को हर महीने में पीरियड्स होते हैं, या फिर कैल्शियम की कमी हो जाती है, या आयरन की कमी हो जाती है, मतलब मिनरल्स विटामिन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाती है। तो ये जो हर्ब्स हैं ये कुल मिलाकर के जनरल वीकनेस को कंट्रोल करने के लिए, राइट। लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं अगर किसी को पीरियड्स की प्रॉब्लम है। और पीरियड्स की प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम जो बहुत रेयर केस में होती है और बहुत सीवियर होती है, और वो क्या होती है कि इसमें जो लड़की है जब टीनेज में आती है तो वो 13-14 साल में उसको पीरियड मेंसेस आना चाहिए, लेकिन अगर उसको नहीं आता है तो इसका मतलब उसको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है। तो ऐसे केस में माँ बाप को ये चाहिए कि डॉक्टर से कंसल्ट करें। उसके लिए खूब मेडिसिन चलती है, लेकिन आज तक उसका कोई इलाज नहीं देखा गया, क्योंकि उसमें वो हार्मोन जनरेट ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में हमारा ये प्रोडक्ट भी काम नहीं करेगा। ये टाइप 1 डायबिटीज ही समझ लो आप। जिस बच्ची को मतलब 13-14 साल से, टीनेज से कभी पीरियड नहीं आया, उस पर ये काम नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं देगा उसको, पैसे की बर्बादी होगी। लेकिन अगर किसी को पीरियड आते हैं लेकिन रेगुलर नहीं आते हैं, सिस्टम में गड़बड़ है, मतलब 28 दिन का साइकिल होता है, या तो 15 दिन में आ जाते हैं, या फिर 2-2 महीने 3-3 महीने में आते हैं, तो आप उनको दे सकते हैं। पीरियड कंटिन्यू ना होने की वजह से कंसीविंग में प्रॉब्लम हो जाती है, कंसीव नहीं हो पाता। तो अगर पीरियड कंटिन्यू हो जाएंगे, 5 दिन का प्रॉपर साइकिल होगा, तो जाहिर सी बात है कंसीविंग के चांसेस
बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हमारा जो यूट्रस है या हमारा जो गायनेक सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से अपना फंक्शन में आ चुका है। इसका मतलब ये हुआ। या फिर यूट्रस में स्वेलिंग है, सूजन है, राइट, तो उसके लिए भी हम गायनोडॉग को दे सकते हैं। यूट्रस में अगर सिस्ट हो गई है, गांठ हो गई है, रसौली, 3 लैंग्वेज अलग अलग मैंने एक ही प्रॉब्लम के लिए इस्तेमाल की है, पीसीओडी प्रॉब्लम, पीसीओएस प्रॉब्लम, ये टर्म्स हैं मेडिकल पढ़ाई की, राइट। तो इन प्रॉब्लम्स के लिए भी हम गायनोडॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे को अगर पीसीओएस, पीसीओडी, सिस्ट, गठान, रसौली, इनकी प्रॉब्लम है, तो हमारे को इसके साथ में क्या क्या देना पड़ेगा? इम्यूनोडॉग, गायनोडॉग और थंडरब्लास्ट। अगर कंसीविंग की प्रॉब्लम है तो साथ में हमारे को नोनी भी देनी पड़ेगी। इम्यूनोडॉग, गायनोडॉग, थंडरब्लास्ट और नोनी। इम्यूनोडॉग का क्या रोल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इम्यूनोडॉग को आप बाईपास भी कर सकते हो अगर सामने, अगर उसका डाइजेशन सही है, अगर उसकी इम्यूनिटी सही है तो अदरवाइज ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं। बाकी जनरल वीकनेस के लिए या वाइड डिस्चार्ज के लिए गायनोडॉग काफी है। वाइड डिस्चार्ज में भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। क्लियर है? वाइड डिस्चार्ज भी एक बहुत बड़ा इशू है। वाइड डिस्चार्ज के साथ में आप गायनोडॉग के साथ में काउसीडॉग देते हैं, ताकि जो वाइट लिक्विड का जो डिस्चार्ज हो रहा है जिसकी वजह से शरीर में वीकनेस आ रही है वो काउसीडॉग से। और अभी तो एक नया प्रोडक्ट और आ गया वुमेन वेलनेस वाला, वो प्रोडक्ट तो मेरे को लगता है कि जितने भी कामकाजी महिलाएं हैं सभी को लेना चाहिए, क्योंकि उसका कोई गायनेक सिस्टम से तो कोई रिलेशन है नहीं, वो तो हमारी जनरल वीकनेस के लिए है। तो वुमेन वेलनेस की कैप्सूल, एक कैप्सूल पर डे, जिनके भी घर में माताएं, बहनें हैं, या फिर आप खुद हैं, या फिर आपकी सिस्टर है, सभी को एक कैप्सूल लेना चाहिए। और गायनोडॉग पक्का अपने घर में जरूर डिस्कस करो कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये दीजिए आप। उसके बाद में अगला प्रोडक्ट है ओबियोडॉग। हमारे पास ओबेसिटी के लिए और भी प्रोडक्ट हैं। फिलहाल केवल ओबियोडॉग के अगर बारे में आपको बताऊं तो ओबियोडॉग भी खाना खाने से पहले ही लिया जाता है। तो खाना खाने से पहले लेने वाले अभी तक कितने प्रोडक्ट आ गए? एक डाइवोडॉग आ गया और दूसरा ओबियोडॉग आ गया। ये भी खाना खाने से 1 घंटा पहले लिया जाता है, सुबह शाम। 30-30 ml इसको शुरुआत में लेना है, राइट। उसके अलावा हमारे साथ में इसके अलावा और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? इसके अलावा हमारे पास में एक तो है फिट डॉग पाउडर। फिट डॉग पाउडर को आप सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं। इसके साथ में ग्रीन टी दिन में 3 बार 4 बार ले सकते हैं। और स्लिम डॉग पाउडर, स्लिम डॉग पाउडर लेना जरूर चाहिए अगर किसी को वजन कम करना हो तो। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि इसके साथ में डाइट भी मेंटेन करनी है और आपको भूख भी लगेगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट भूख मारने वाला नहीं है। इस प्रोडक्ट से भूख नहीं मरती है। मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं वजन कम करने वाले, जिनसे भूख खत्म हो जाती है तो सामने वाला कमजोर हो जाता है। आपको इसके साथ में, जब आप ये प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसके साथ में आपको अधिक से अधिक फाइबर लेना है, सलाद लेना है, फ्रूट लेना है, मतलब फाइबर का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है। तो अब उस भूख को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाए? तो स्लिम डॉग पाउडर लेना चाहिए। स्लिम डॉग पाउडर के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं जो आपको वीकनेस नहीं आने देंगे। अगर आपने दिन में एक बार अगर आपने वो प्रोटीन शेक पी लिया तो आपको वीकनेस नहीं आएगी। इसलिए अगर एटलीस्ट आप ग्रीन टी और फिट डॉग टी में से एक टी छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर ग्रीन टी की बात करूं तो ओबियो डॉग में ऑलरेडी ग्रीन टी है, लेकिन आपको ओबियो डॉग के साथ में स्लिम डॉग जरूर लेना चाहिए। यह है कुल मिलाकर के बात। ओके, उसके बाद में थंडर ब्लास्ट। थंडर ब्लास्ट हमारी कंपनी का सबसे ज्यादा हीरो प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट का नाम आते ही एक ही चीज, एक ही इमेज दिमाग में जाती है कि ये तो पुरुषों के लिए है, ये तो पुरुषार्थ के लिए है या फिर मैन वेलनेस के लिए है। ऐसा नहीं है दोस्तों। इसमें जो इंग्रेडिएंट डले हुए हैं, हाँ, वो हमारे शरीर में ताकत देते हैं। तो शरीर को जब ताकत देते हैं तो जाहिर सी बात है आपकी हर परफॉर्मेंस अच्छी होगी, हर फिजिकल एक्टिविटी, हर मेंटल एक्टिविटी आपकी
अच्छी होगी। अगर आपके शरीर में ताकत है तो आपका दिमाग भी सही चलेगा, आपका शरीर भी सही चलेगा। अगर आप जिम जाते हैं तो आप जिम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। अगर आप जॉब में हैं या फिर आप मार्केटिंग करते हैं तो आपको वहां भी थकान से आपको दूरी रहेगी, थकान आपको नहीं होगी। इसमें जो इंग्रेडिएंट है वो इंग्रेडिएंट आप देखो, मोती भस्म है, लो भस्म है, सिंदूर है, शिलाजीत है, केसर, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गोकरू, शतावरी, कपिच्चू, नाक। इसमें से कुछ प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं बात करूं आपका केसर, देखिए केसर हमारे चेहरे के लिए अच्छा है, ग्लो के लिए अच्छा है, मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा है, और साथ के साथ में फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए भी अच्छा है। उसके अलावा शिलाजीत, शिलाजीत को सदियों से फिजिकल परफॉर्मेंस के लिए अच्छा माना गया है, लेकिन शिलाजीत साथ के साथ में एक और बेहतर काम के लिए गुणकारी होता है, और वो होता है इन्फेक्शन के खिलाफ। तो किसी प्रकार का इन्फेक्शन, लाइक अगर किसी को कैंसर है तो हम इसीलिए थंडर ब्लास्ट को हम रिकमेंड करते हैं। ये है कहने का मतलब, राइट। तो भस्में है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, ब्लड को पतला करती हैं, ब्लड को प्यूरिफाई करती हैं। इसलिए थंडर ब्लास्ट को इस नजर से देखा जाता है। जबकि थंडर ब्लास्ट तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि इससे महिला, पुरुष, बुजुर्ग कोई भी ले सकता है। मतलब 12 साल से ऊपर का, 12 साल से कम वालों को हमें नहीं देना चाहिए, उनमें सेक्सुअल चेंजेस आ सकते हैं, राइट। मतलब समय से पहले चेंजेस आ सकते हैं। उनको अगर देना तो रेयर ऑफ रेयर केस में अपने सीनियर से डिस्कस करके ही किसी को लेने के लिए बोलना है। अदरवाइज आप ऊपर की एज के हैं तो आप किसी को भी इसको दे सकते हैं। जैसे मेरे मम्मी है, मेरी मम्मी को साइटिका की प्रॉब्लम है। साइटिका क्या होता है? L4, L5, S1। उम्र क्या उनकी 65 एज है। अब उनको तो सेक्सुअल लाइफ में कोई फर्क थोड़ी पड़ना है। वो मैंने उनको इसलिए दिया है ताकि उनके ब्लड का सर्कुलेशन सही हो सके। ये क्या करता है? ब्लड को हमारी आर्टरीज में, हमारी धमनियों में धारा प्रभाव बहाता है। तो जो ब्लॉकेज हो रखा है कमर में, जो L4, L5 दर्द रखी है, जिसकी वजह से सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो सर्कुलेशन प्रॉपर होता है तो अब मम्मी के पैर में दर्द नहीं होता है, राइट। तो बॉडी पेन है, नसों की वजह से दर्द है, हड्डियों में दर्द है, इसके लिए हमारे को अपने दादा दादी, मम्मी पापा, इनको सबको देना चाहिए, राइट। थकान रहती है शरीर में, मैं लो फील कर रहा हूँ, लो फील कर रहा हूं, तो मेरे भाई एक काम कर, थंडर ब्लास्ट ले ले। एक शाम को एक ढक्कन, एक 30 ml का एक पैग, दारू पीने की बजाय 30 ml का एक थंडर ब्लास्ट का शॉट मार ले, और ऊपर से दूध पी ले। सुबह जो उठेगा तो यस, हल्क की तरह उठेगा, पहाड़ तोड़ने वाला, राइट। तो वो है ये थंडर ब्लास्ट। तो आप इसके बहुत सारे फायदे हैं, ये इन्फेक्शन में भी हेल्पफुल है। और ये किसी भी, मान लो जैसे हम सिस्ट की मैंने बात की थी, तो सिस्ट मतलब है गांठ, मतलब कैंसर, राइट। तो मैं डायरेक्टली ये नहीं कह सकता ये कैंसर में भी काम करता, लेकिन कैंसर क्या है? गांठ है। कैंसर क्या हो गया? जो प्रॉब्लम, जो एक जख्म है या जो एक छोटी सी गांठ है जो कभी ठीक नहीं हो रही है किसी भी दवाई से, किसी भी एंटीबायोटिक से, तो उसको गलाने के लिए हम क्या देते हैं? थंडर ब्लास्ट देते हैं, दे सकते हैं। और उसके रिजल्ट है हमारे पास में, प्रमाण है उसके पास। जैसे माउथ कैंसर के बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास में है, गायनेक के सिस्ट के बहुत सारे रिजल्ट हमारे पास में है, तो वो थंडर ब्लास्ट की वजह से। तो बॉडी में कहीं भी गांठ आपके दिमाग में आती है कि यार इसके शरीर में गांठ है, राइट, लिम्ब नोड आप पढ़ोगे कहीं पर भी किसी रिपोर्ट में, तो समझ लेना वो गांठ है। तो उसमें हम क्या दे सकते हैं? थंडर ब्लास्ट दे सकते हैं। थंडर ब्लास्ट खाना खाने के कम से कम 1.5 घंटे बाद लेनी चाहिए। क्यों लेने चाहिए? क्योंकि इसमें जो मसाला डाला हुआ है वो, ये समझ लो, वो फोर्स गन में जो गोला पड़ता है वो है। यानी कि पेट में जाते गुड़म 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 होने लगती है, इसमें बड़े बड़े गोले बनते हैं, पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है इसको लेने से। ये कम से कम 1.5 घंटे बाद लेना चाहिए। और हो सके तो इसको पचाने के लिए आधा कप हल्का सा ऊपर से दूध पी लो, चाहे नॉर्मली पी लो, ठंडा मतलब नॉर्मल पी लो या गुनगुना पी लो, लेकिन आधा गिलास इसके ऊपर से दूध पीना, अगर पी सकते हैं तो जरूर पिए।
प्रॉब्लम कोई नहीं होगी अगर आप दूध नहीं पियेंगे, तो सिर्फ इतना हो सकता है कि आपको गैस बन जाए, दैट्स इट। उसके बाद में कार्डियोडॉक। कार्डियोडॉक हमारा हार्ट का डॉक्टर है। देखिए, हमें नहीं पता हमारे अंदर क्या चल रहा है, आप ब्लड टेस्ट करा लो, आपका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लेवल पे है या फिर आपका ठीक आ रहा है, लेकिन आर्टरीज में ब्लॉकेज है। आर्टरीज में ब्लॉकेज कोलेस्ट्रॉल से पता नहीं लगती, उसके लिए तो आपको एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। अब एंजियोग्राफी कौन कराता है बताओ भला? जब तक अटैक नहीं आता है, या जब तक बिल्कुल सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी, या जब तक मतलब पूरी तरह से डॉक्टर कंफर्म नहीं हो जाता है कि हाँ इसको हार्ट अटैक का खतरा है, तब तक कितने लोग हैं जो एंजियोग्राफी कराते हैं? कराता है कोई? नहीं कराता। तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे अंदर ब्लॉकेज के चांसेस हैं? इसीलिए ये आप अच्छी तरह से समझ लो, अपने पेरेंट्स को, आप खुद, अगर आपकी उम्र 30-35 साल से उम्र है ऊपर है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये दरवाजा नॉक नहीं करती, साइलेंट किलर है ये, साइलेंट किलर। यमराज पता भी नहीं लगने देता, चुपचाप ले जाता है, चुपचाप, मौका भी नहीं देता। बहुत नसीब वाले होते हैं जिनको पहले अटैक में जो बच जाते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारा क्या करना चाहिए कि कार्डियोडॉक लेना चाहिए, क्योंकि कार्डियोडॉक हमारे हार्ट की वर्किंग एफिशिएंसी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर में जमा कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज को रिमूव करने का काम करता है। इसके साथ में हमारे को इम्यूनोडॉक या लीवोडॉक में से एक प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। इम्यूनोडॉक या लीवोडॉक में से एक प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए। और साथ के साथ में, अगर आपका ब्लड गाढ़ा है, अगर आपका ब्लड गाढ़ा है, कैसे पता लगेगा? ब्लड चेक कराया करो, हीमोग्लोबिन कितना रहता है आपका। अगर आपका 16-17 से ऊपर है तो नुकसानदायक है। कम से कम 6 महीने में एक बार ब्लड डोनेशन कर दिया करो, मौका मिले तो, राइट। और नहीं तो इम्यूनोडॉक हो गया, कार्डियोडॉक हो गया, उसके बाद में अर्जुन एक्सट्रैक्ट की कैप्सूल आती है वो, उसके अलावा थंडर ब्लास्ट और पंचतुलसी, ये प्रोडक्ट हम जो हार्ट का जो लिए अपना प्रोडक्ट लेना चाहता है, वो प्रोडक्ट यहाँ से ले सकता है। लेने का तरीका वही है, मैंने अभी तक केवल 2 प्रोडक्ट बताए जो खाना खाने से पहले हैं, ओबियोडॉक और डाइबोडॉक, ठीक है। उसके बाद में लीवोडॉक। दोस्तों, लीवोडॉक लीवर का डॉक्टर समझ लीजिए, क्योंकि इससे ना हमारे को 80% डैमेज लीवर में भी रिजल्ट मिले, 80%। और आप इस प्रोडक्ट को लिटरली, आप मतलब कोई भी ले सकता है, आपको लेना चाहिए। आप एक बार अपना ब्लड चेक कराइए कि आप SGOT SGPT सिस्टम चेक है या नहीं है करके। मैं आपको देखिए, हर 3 महीने में मैं कुछ एक टेस्ट कराता हूँ, SST टेस्ट जिसे कहते हैं, जो पूरे महीने में, सॉरी 3 महीने में मैं एक बार कराता हूँ, जिसमें मेरी पूरी बॉडी का चेकअप हो जाता है, जिसमें LFT होता है, लीवर लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, KFT होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। उसके बाद में लिपिड प्रोफाइल होती है, जिसमें मेरा हार्ट का पूरा चेक हो जाता है। उसके अलावा CBC होता है, ब्लड इन्फेक्शन। कोई भी बड़ी प्रॉब्लम एकदम से नहीं आती है, पहले वो आपको यहाँ सिम्टम्स दिखा देगी। उसके बाद में HbA1c 3 महीने का मेरा शुगर का पता लग जाता है मेरे को। उसके बाद में विटामिन B12 का पता लग जाता है, D3 का पता लग जाता है। अब इसमें कोई मेरे को गड़बड़ लगती है तो फिर मैं अलग से टेस्ट कराता हूँ, उसके लिए मैं अलग से टेस्ट कराता हूँ। जैसे अभी मैंने रिसेंटली आयरन का टेस्ट कराया, वो अलग से कराना पड़ता है। थायराइड टेस्ट हो जाता है। तो ये लमसम मेरे ख्याल से 2100 या 2200 2300 रुपए का ऐसा टेस्ट हो जाता है। मैं 3 महीने में कराता हूँ। एटलीस्ट आपको 6 महीने में एक बार कराना चाहिए, आपको अपनी बॉडी का पता लगेगा। तो मेरा SGOT और SGPT और कोलेस्ट्रॉल, ये दोनों चीजें बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर चुका था। तो मैंने लीवोडॉक लेना इस्तेमाल किया, कार्डियोडॉक लेना इस्तेमाल किया, बीच में मैंने थंडर ब्लास्ट भी लिया, और मतलब बाकी सप्लीमेंट भी मैं लेते रहता हूँ, सिपक डॉक वगैरह भी। तो आज की डेट में जो मेरी पिछले हफ्ते की जो रिपोर्ट है, 10 दिन पहले की, उस रिपोर्ट में मैं पूरी तरह से इन चीजों से बाहर आ चुका हूँ, चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम हो और चाहे वो लिपिड प्रोफाइल की प्रॉब्लम हो।
दो प्रॉब्लम मेन होती है बाहर रहने वाले को, एक लीवर वाली प्रॉब्लम और दूसरा कोलेस्ट्रॉल वाली प्रॉब्लम, क्योंकि खाना खराब हो जाता है बाहर का। तो ये प्रॉब्लम आपको डाइजेशन बेहतर करने में मदद करती है। आपका अगर डाइजेशन बेहतर है तो आपको शरीर में डायबिटीज नहीं होगा, फैट डिपॉजिट नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, आपका किडनी इंफेक्शन नहीं होगा, आपके घुटनों का ग्रीस बराबर बनता रहेगा। ये सारी प्रॉब्लम लीवर से होती है। और उसके अलावा लीवर में जितने रोग होते हैं, लीवर खराब होने की वजह से या लीवर कमजोर होने की वजह से जितने रोग होते हैं, चाहे वो फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, फिर वो चाहे लीवर सिरोसिस हो, यहां तक कि हेपेटाइटिस ए तो नॉर्मल है, हेपेटाइटिस ए पीलिया जिसे हम जनरली कहते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी में भी हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। मेरे फादर इन लॉ को हेपेटाइटिस बी हुआ था। हेपेटाइटिस बी एक वायरस से फैलने वाला रोग है जो ब्लड में एक इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्शन होता है। तो कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। एसजीओटी एसजीपीटी 1250 तक पहुंच गया था। बिलुरिबिन 37 तक पहुंच गया था, 37 यूनिट तक पहुंच गया था। मेरे पास सब ब्लड रिपोर्ट भी है, आप कहोगे तो मैं उनको दिखाऊंगा कभी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब इनका बचना मुश्किल है, लीवर ट्रांसप्लांट होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ उनसे लीवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, चलो यही बता दो। तो बोल रहे हो तो बाद की बात है, पहले आप इनको ना हॉस्पिटल में रखो, आईसीयू में रखो, जैसे ये बेहोश होंगे उसके बाद में एक्शन करेंगे। तो मैंने कहा इलाज क्या कर रहे हो? बोला इलाज तो कुछ है ही नहीं इसका। फिर बोला लीवर ट्रांसप्लांट ही एकमात्र ऑप्शन है। अब बोला वो भी उसके लिए लीवर डोनर अपने घर का चाहिए। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये बात पिछले साल दिसंबर की है। तो मैंने ना 29 दिसंबर को उनको एडमिट कराया मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में। सॉरी, मुझे नाम नहीं लेना चाहिए था हॉस्पिटल का। नहीं, 29 दिसंबर को मैंने बरेली से डिस्चार्ज कराया और 31 दिसंबर को, 30 दिसंबर को मैंने उनको जयपुर में एडमिट कराया और 4 जनवरी को मैंने डिस्चार्ज करा दिया उनको। और 4 जनवरी से लेकर के और फिर मैंने घर में रखा अपने, और अपने प्रोडक्ट इस्तेमाल कराए मैंने। लीवोडॉक है, क्लोरोडॉक है, सीपकडॉक है, एलोवेरा है, पंच तुलसी है। और आज यकीन मानो, आज इस बात को कितने 5 महीने हो गए और आज मेरे ससुर जी पूरी तरह से ठीक है। एसजीओटी एसजीपीटी तो विद इन मंथ आपका कंट्रोल होना शुरू हो गया था, 15 दिन में कंट्रोल होना शुरू हो गया था, महीना महीना आते बिल्कुल ठीक हो गया था। और आज उनका हेपेटाइटिस बी भी नहीं रह गया। हेपेटाइटिस बी भी अब उनका जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव आ गया। जबकि हेपेटाइटिस बी क्या है? हेपेटाइटिस बी एक वायरस है, वो कभी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन वो नेगेटिव हो गया। और जब मैंने डॉक्टर को दिखाई रिपोर्ट, वापस रीचेक कराया, तो वो हैरान था। बोला ऐसा कैसे हो गया? मैंने बताया नहीं उसे कि आयुर्वेद से किया है, नहीं तो चिढ़ जाएंगे साले। ऐसा होता है, नहीं तो उसको गिल्टी फील हो जाती। ये है दिक्कत। तो हमारा काम है बेनिफिट लेना, तो बेनिफिट मैंने लिया है। तो दोस्तों, ये आज मैं इस मीटिंग को यहीं पर ऑफ करता हूँ। 7:30 हो चुके हैं मेरे ख्याल से। आप लोगों को तो मजा आ रहा है मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा। तो लेकिन इतनी ही मीटिंग मैं आज देता हूँ, रोज नहीं दे सकता। तो